साथियों नमस्कार। आज की क्लास में बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। तो आइए समझते हैं जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो जैव टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करते हुए मानव के लिए उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। अब मानव के लिए उपयोगी पदार्थ बनाने की ये जो प्रक्रिया है जिसे हम जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, किसी न किसी जीव का प्रयोग किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जीवों का प्रयोग करते हुए मानव के लिए उपयोगी पदार्थ बना देना ही क्या है, एक की प्रक्रिया जो है वही क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अब जीव जो प्रयुक्त किए जाते हैं उसमें हम एंजाइमों को भी शामिल करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, हमारे शरीर में जितने भी रिएक्शंस करी जाती हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं मानव शरीर के अंतर्गत या किसी भी जीव के शरीर के अंतर्गत, वो किसके द्वारा की जाती है, एंजाइमों के द्वारा। तो किसी भी एंजाइम किसी भी सूक्ष्म जीवों के अंदर का क्या क्या आ गए, बैक्टीरिया, वायरस, इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव, या फिर किसी भी पादप या फिर किसी भी जंतु का प्रयोग करते हुए यदि क्या किया जाए, इनका तकनीकी में प्रयोग करते हुए मानव उपयोगी पदार्थ बना दिए जाएं तो उसे हम जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आईएएस प्री 2014 की जो एग्जाम थी उसमें इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किन किन का हम प्रयोग करते हैं। तो किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, पादपों का भी, जंतुओं का भी, इसके अतिरिक्त हम प्रयोग कर सकते हैं एंजाइमों का भी, और समस्त प्रकार के सूक्ष्म जीवों का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो दो बड़े प्रोसेस होते हैं उनका नाम है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहले बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जेनेटिक और दूसरा इंजीनियरिंग। जेनेटिक का तात्पर्य होता है डीएनए और आरएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, किसी भी जीव में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की संरचना में परिवर्तित करके यदि किसी जीव के गुणों को परिवर्तित कर दिया जाए तो वही क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो आपने कुछ नए शब्द इस पूरी प्रक्रिया में देखे, एक तो डीएनए और आरएनए जिसे जेनेटिक मटेरियल कहा गया, और एक देखा हमने इस डीएनए और आरएनए की संरचना में क्या करके परिवर्तित करके इसको होस्ट सेल में डाल दिया जाता है। तो एक नया शब्द आया आपके सामने, होस्ट सेल। और तीसरा शब्द आया कि इससे होस्ट सेल का जो फिनोटाइप है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इन तीनों शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि होस्ट क्या होता है, डीएनए आरएनए क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए के बारे में यदि हम बात करें तो जैसा हमने देखा कि डीएनए और आरएनए को हमने क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये, क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। अब ये कहाँ स्थित होता है, प्रत्येक जीव के शरीर में डीएनए और आरएनए के कहाँ स्थित होता है, कोशिका में। कहाँ होता है, कोशिका। तो ये हो गई एक कोशिका। अब इस कोशिका में क्या होता है, डीएनए और आरएनए क्या होता है, स्थित होता है। और डीएनए आरएनए इस कोशिका के अंतर्गत भी एक विशेष संरचना जिसे किस नाम से जाना जाता है, केंद्रक में अवस्थित होता है। ये तो बात हुई इसकी अवस्थिति की। अब बात करते हैं इसकी रासायनिक संरचना की। रासायनिक संरचना की यदि हम बात करें तो आरएनए तो क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड ना संरचना होती है। सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक ही तंतु उसमें होता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, एक तो शुगर होती है और एक फॉस्फेट अणु होता है और एक होता है बेस। ठीक है, शुगर, फॉस्फेट और बेस अणु, फिर वापस से शुगर, फॉस्फेट और बेस, इस तरह से कई अणु जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं। एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक बेस को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड। क्या कह दिया जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड वापस से रिपीट होकर क्या बनाते हैं, आरएनए और डीएनए को बनाते हैं। तो आरएनए और डीएनए एक प्रकार के बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं, न्यूक्लियोटाइड के क्या हैं, बहुलक हैं। इसीलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या होता है कि आरएनए तो क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक ही इसमें क्या होती है, श्रृंखला होती है, जबकि डीएनए में दो श्रृंखलाएं होती हैं। दूसरा अंतर होता है किसका, जो शुगर पाई जाती है डीएनए में वो कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, जबकि आरएनए में किस प्रकार की शुगर है, डीएनए में हम देखेंगे तो किस प्रकार की शुगर है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज जो कि क्या है, 5 कार्बन की एक क्या है, शुगर है, 5 कार्बन की। इसी प्रकार आरएनए में जो शुगर है वो है
राइबोज शुगर। कौन सी शुगर है? यहाँ तो हो गई कौन सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, जबकि आरएनए में है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर भी क्या है, 5 कार्बन की एक शुगर है। इसके अलावा एक अंतर हमें देखने में मिलता है बेस का। बेस जो डीएनए में पाए जाते हैं, डीएनए की यदि हम बात करें तो डीएनए में जो बेस पाए जाते हैं वो है थाइमीन, साइटोसिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुएनिन और एडेनिन। एडेनिन, थाइमीन, गुएनिन और साइटोसिन, ये 4 क्या पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं किसमें, आरएनए में। जबकि डीएनए में, जबकि आरएनए में जो बेस पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमीन, गुएनिसिन और साइटोसिन की जगह क्या पाया जाता है, वहां पे यूरेसिल नाम का क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। तो ये तो होगी बेसिक मटेरियल कि कौन से मटेरियल से डीएनए और आरएनए मिलकर बने होते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड संरचना है, सिंगल हेलिकल क्या है, संरचना है, एक ही श्रृंखला है। जबकि डीएनए की मुख्य रूप से जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं वो है डीएनए। डीएनए की संरचना को यदि हम देखें तो डीएनए की संरचना इस प्रकार की होती है, डबल हेलिकल संरचना होती है। और इस डबल हेलिकल संरचना में क्या होता है, ये फॉस्फेट, फिर उसके बाद में शुगर, फिर क्या होता है, फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर। इस प्रकार से शुगर फॉस्फेट आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और इसी प्रकार से दूसरी एक श्रृंखला होती है, उसमें भी फॉस्फेट, शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट। इस प्रकार की श्रृंखला, 2 श्रृंखलाएं होती हैं। अब ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कैसे जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि इस वाली श्रृंखला के शुगर से बेस जुड़ा हुआ होता है, इस वाली श्रृंखला के शुगर से भी बेस जुड़ा हुआ होता है, और ये दोनों बेस भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस तरह दोनों श्रृंखलाएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो हालांकि समझने की दृष्टि से इसको हमने सीधा करके दिखाया है दोनों श्रृंखलाओं को, लेकिन ये दोनों श्रृंखलाएं वास्तव में एक दूसरे से क्या होती हैं, इस प्रकार से लिपटी हुई होती हैं, और इस प्रकार से एक दूसरे से बेस के माध्यम से क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं। अब इस डीएनए में क्या होता है, जीन्स पाए जाते हैं। डीएनए पर क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। इनको क्या कह देते हैं हम, जीन्स पाए जाते हैं। अब ये जीन्स होता कुछ नहीं है, क्या होते हैं, इन बेस की एक सीक्वेंस होती है। जैसे मैंने आपको बताया 4 प्रकार के बेस, एडिनिन, थाइमीन, गुएनिसिन और साइटोसिन। ये एक क्रम में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और एक क्रम में जुड़कर एक सीक्वेंस बना देते हैं, और उस सीक्वेंस को क्या कह देते हैं, जीन्स कह देते हैं। और ये जीन्स क्या करते हैं, ये जीन्स की जो सीक्वेंस होती है ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, एक पर्टिकुलर विशेषता क्या करती है, को दर्शाती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम समझे कि कोई भी मानव सेल है, मानव कोशिका है। अब मान लो वो क्या है, कोशिका जो है मानव की, वो क्या है, अग्नाशय की कोशिका है। अग्नाशय की क्या है, कोशिका है। ठीक है। अब अग्नाशय से आपको पता है कि अग्नाशय की सेल्स में क्या बनता है, इंसुलिन हार्मोन बनता है, जो कि डायबिटीज रोकने के लिए, या यूं कह सकते हैं ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक होता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन बनने के लिए इस अग्नाशय की सेल में एक विशिष्ट क्या होता है, जीन होता है। और ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस करने का तात्पर्य है जीन के द्वारा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को क्या करना, कोड, यानी हर जीन का एक कोड होता है, और उस कोड के अनुसार ये क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को बनाता है। जैसे अग्नाशय की सेल्स में एक जीन होगा जो इंसुलिन के निर्माण के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा, उसमें कोड होगा इंसुलिन बनाने का, तो वो इंसुलिन बना लेगा। तो ये जो जीन सीक्वेंस होती है, यदि उसको किसी तरीके से क्या कर लिया जाए, नियंत्रित। अच्छा, अब ये कोड क्या बनाएगा, किसी भी जीन का कोड आगे अपने आप को एक्सप्रेस करके किस प्रोटीन में या किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, वो क्या होता है, फिनोटाइप, देखने वाले लक्षण। जैसे कई लोगों की आपको जो है आंखें दिखाई देती हैं भूरी, किसी की नीली, तो वो किसके कारण होता है, उनमें एक स्पेसिफिक जीन होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करके एक लक्षण व्यक्त करता है। वो लक्षण ही क्या होता है, फिनोटाइप। यानी कोई भी जीव बाहर से दिखने में कैसा है, वो तो क्या होता है, फिनोटाइप। और ये फिनोटाइप किसके द्वारा निर्धारित होता है, जीनोटाइप के द्वारा। जीनोटाइप क्या होता है, डीएनए पे जीनों की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो जीनोटाइप क्या करता है, फिनोटाइप को डिसाइड करता है। किसी की भूरी आंखें हैं तो वो उसका फिनोटाइप है, लेकिन वो किसके कारण है, जीनों की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या एक स्पेसिफिक जीन के कारण है, वो क्या होता है, जीनोटाइप। किसी व्यक्ति में इंसुलिन प्रॉपर रूप से बन रहा है, उसका कारण क्या है, उसका जीनोटाइप, क्योंकि उसके जीन इस तरीके के हैं कि वो इंसुलिन को बना रहे हैं। किसी में नहीं बनता है, उसके डायबिटीज हो जाती है, उसका कारण क्या है, जीनोटाइप। और वो जीनोटाइप अपने आप को किस रूप में परिवर्तित कर रहा है, किस रूप में व्यक्त कर रहा है, फिनोटाइप में, कि उस व्यक्ति को डायबिटीज हो गई, उसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो ये हो गया जीनोटाइप, फिनोटाइप, डीएनए
और आरएनए। फिर से हमारे मूल बिंदु पर हम लौटते हैं। मूल बिंदु की हम बात कर रहे थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो रासायनिक संरचना का मतलब जो बेस का सीक्वेंस था, एडेनिन, थाइमिन, गुएनोसिन, साइटोसिन का जो सीक्वेंस था, उसको क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। उसको परिवर्तित करने से क्या होगा, उनके द्वारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हमको क्या बनाने, एक ऐसा पौधा जिसके टमाटर बड़े आकार के नहीं है, ऐसे टमाटर का पौधा जिसके टमाटर बड़े आकार के नहीं लगते हैं। अब हमने उसकी जीनोटाइप में परिवर्तन इस प्रकार का कर दिया, ऐसे जीन उसके संरचना में डाल दिए, उसके डीएनए में डाल दिए कि अब क्या है, वो जीन क्या करते हैं, इस प्रकार के लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं कि टमाटर का आकार बड़ा होने लग जाए। तो उसके द्वारा फिनोटाइप को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। अब ये जो जीन डालना है वो ऐसा थोड़ी ना है कि एक सेल से निकाल के सीधा दूसरे सेल में हमने इंजेक्शन से लगा दिए, ऐसा नहीं होता। एक सेल से, मान लो ये ऐसी कोई सेल है जो छोटे टमाटर बनाती है किसी पादप की, ठीक है, और ये दूसरी सेल है जिसमें इस प्रकार का डीएनए है जो बड़े टमाटर बनाता है। अब इसमें से डीएनए निकाल के इसमें डालना होगा, तो दोनों सेल को आसपास रख देने से ये ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। इसके लिए आवश्यकता होती है होस्ट की। किसकी आवश्यकता होती है, होस्ट की। होस्ट कौन होता है, जिसमें क्या डाला जाता है, इस जो वांछित गुण वाला डीएनए है उसको निकाल कर क्या किया जाता है, डाला जाता है किसमें, होस्ट में। अब होस्ट में ये क्या कर देता है, फिर जाके फिनोटाइप को परिवर्तित करता है, उस लक्षण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ नए शब्दों को हमने समझा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, और सारी ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। इसके बहुत सारे चरण होते हैं, उन सभी चरणों को विस्तृत रूप से हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। उसके अलावा दूसरा मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के तहत होता क्या है कि हमने क्या किया था, ये फिनोटाइप, निश्चित फिनोटाइप जो हमें गुण चाहिए उसकी सेल्स को हमने प्राप्त कर लिया, उसको जीव में डाल दिया। अब इन जीव और कोशिकाओं के क्या वृहद स्तर पर जब उत्पादन किया जाता है तो उसको क्या कह देते हैं हम, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कह देते हैं। और उसके लिए एक स्पेसिफिक वातावरण या जिसे स्टेराइल वातावरण होते हैं वो इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, वो उपलब्ध जब करा दिया जाए तो उसे क्या कह देते हैं हम, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कह देते हैं। बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की विस्तार से। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग कोई एक स्टेप, एक चरण की या कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं, सबसे पहले वांछित जीन वाले डीएनए की पहचान करना। एक एक को हम समझेंगे कि इनके अंतर्गत किया क्या जाता है। अब देखिए, वांछित जीन वाले डीएनए की पहचान करना, हमें पता है कि एक ऐसा पादप है जिसके टमाटर लगते हैं छोटे, और एक बड़ा पादप है, एक ऐसा पादप है, ऐसा पेड़ है जिसके टमाटर लग रहे हैं, ऐसा पौधा है जिसके टमाटर लग रहे हैं बड़े। अब क्या किया जाएगा, इस बड़े टमाटर वाले पौधे की जो सेल्स हैं उनका अध्ययन करके ये देखा जाएगा कि ऐसा कौन सा कारक है इसके डीएनए में, इसके डीएनए में ऐसा कौन सा जीन है, इसमें इसके क्या होगा, सेल में क्या होगा, डीएनए होगा, और इस डीएनए पे कोई एक स्पेसिफिक जीन होगा जो किसके लिए उत्तरदायी होगा, बड़े टमाटर वाले गुण के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। उससे सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा, पहचान की जाएगी कि ये वाला जीन है, क्या करता है, ये बड़ा टमाटर पैदा होने का कारण है। फिर उस स्थान से जो जीन वहां पर पहचान कर ली गई कि डीएनए में ये जीन यहां पर स्थित है, फिर क्या किया जाएगा, इस डीएनए से इस जीन का क्या किया जाएगा, डीएनए के उस हिस्से का क्या किया जाएगा, आइसोलेशन किया जाएगा, उसको अलग किया जाएगा, डीएनए को तोड़ा जाएगा और उस हिस्से को वहां से क्या करा जाएगा, निकाला जाएगा जो बड़े टमाटरों के लिए उत्तरदायी है। फिर उसके बाद में इसके लिए क्या करना पड़ेंगे, डीएनए का टुकड़े करने पड़ेंगे, तभी तो वो एक टुकड़ा बीच में से हम क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। तो फिर होगा क्या, फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो टूटा हुआ डीएनए है उसमें से हमारे काम का जो डीएनए है उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यानी कि ये मान लो पूरा डीएनए है, इस डीएनए में से हमारे काम का जीन क्या है, यहां स्थित है मान लो, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए के टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, अब डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हो गए, अब हमें पहचानना है कि हमारा काम का टुकड़ा यानी ये वाला भाग कहाँ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डीएनए के जो टुकड़े हुए हैं उनसे उस टुकड़े को पहचानने के लिए एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होती है, विस्तार से आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद में हमने डीएनए को पृथक तो कर लिया, जो हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, उसके लिए हमने पृथक कर लिया। ये बड़े टमाटर वाली सेल थी जिसमें बड़ा टमाटर की जीन है। अब क्या करना है, हमें ऐसा पादप जिसकी सेल में क्या है, छोटे आकार के टमाटर पैदा करने की क्षमता है,
उसमें से इस भाग को निकाल के कहां डालना पड़ेगा, इस सेल में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एक वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। यानी इस डीएनए को किसी ना किसी दूसरे डीएनए के साथ में बांध कर लाया जाता है। बांध कर जिसके साथ में लाया जाता है उसको कह दिया जाता है वेक्टर। क्या कह दिया जाता है? वेक्टर या वाहक। अब ये वाहक इसको यहां से यहां तक लाने के एक विकल्प का काम करता है। ठीक है, तो वाहक, अब वाहक क्या कर लेता है, इस वेक्टर से बांधने के लिए इसको क्या चाहिए, एक प्रक्रिया कहते हैं जिसको क्या कह देते हैं, लाइगेशन। यानी जो डिजायर्ड जीन है, वांछित जो जीन है, उसको वाहक से बांधने की प्रक्रिया क्या हो गई, लाइगेशन। अब लाइगेशन होने के पश्चात हमें दो प्रकार के डीएनए इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो वाहक का खुद का डीएनए और एक ऐसा डीएनए जिसमें वो जीन है जो हमें चाहिए। दो प्रकार के डीएनए के कारण इस डीएनए को हमने क्या कह दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी भी कह दिया जाता है। उसके बाद कराई जाती है क्लोनिंग। क्लोनिंग का तात्पर्य है अब इस डीएनए की क्या करना, कॉपी प्राप्त करना, बहुत सारी कॉपी प्राप्त करना, ताकि सारे जितने भी छोटे छोटे टमाटर करने वाले पादप हैं उनमें सब में बड़े पादप, बड़े जो टमाटर हैं उनका आकार बड़ा किया जा सके। इसके लिए इसकी बहुत सारी कॉपियां चाहिएंगी। तो कॉपी के लिए क्या करना पड़ेगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास में बना है उसको होस्ट सेल में डालना होगा। होस्ट सेल मतलब ऐसी सेल जहां जाकर ये अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। अब बाहर निकालकर बाहर वाले वातावरण में तो क्या नहीं होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करके, ऐसा तो है नहीं बाहर इनको खुला छोड़ दिया डीएनए को तो वो बड़े आकार का टमाटर बना देगा। इसके लिए इसको कहां डालना होगा, ऐसे पादप जो छोटे आकार के टमाटर बनाते हैं उनकी सेल में डालना होगा। तो ये वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए उसको होस्ट सेल में स्थानांतरित करना। अब क्या किया जाता है, इस होस्ट सेल का कल्चर किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उस होस्ट सेल में डाल के उसको यूं की यूं पटक दिया जाए, उसके लिए उसको उपयुक्त वातावरण दिया जाता है जिसे क्या कह दिया जाता है, कल्चर करना कह दिया जाता है। अब कल्चर से हमें क्या प्राप्त करने होते हैं, उत्पाद प्राप्त करने होते हैं। वृहद स्तर पर जब ये उत्पादन प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, डाउन स्ट्रीमिंग कह दिया जाता है। तो ये सारे चरण हैं किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो आइए एक एक करके सभी चरणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला चरण है आइसोलेशन ऑफ डीएनए या डीएनए का पृथक्करण करना। सबसे पहले हमने क्या करा, पहचान की कि हमें ये डीएनए चाहिए, इसमें बहुत अच्छे गुण हैं, इन गुण वाले जीन्स को हमें क्या करना है, ऐसे जीव या ऐसे पादप में स्थानांतरित करना है जिसमें ये गुण नहीं है। उसके लिए सबसे पहले जरूरत जो होगी वो होगी सबसे पहले वांछित गुणों की पहचान, कि हमें बड़ा टमाटर वाला गुण चाहिए, हमें ज़्यादा लाल टमाटर वाला गुण चाहिए, तो उससे संबंधित जीन्स की क्या कर ली जाएगी, पहचान कर ली जाएगी। अब उस सेल में से क्या किया जाएगा, आरएन, सबसे पहले उस डीएनए को सेल से क्या, जैसे मैंने आपको बताया डीएनए कहाँ स्थित होता है, सेल के अंदर केंद्रक। ये क्या हो गई, सेल हो गई, कोशिका हो गई, उसके अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब डीएनए में ये जीन होते हैं तो डीएनए को सबसे पहले बाहर निकालना आवश्यक होगा। डीएनए को क्या करना होगा, बाहर निकालना आवश्यक है। डीएनए को बाहर निकालने के लिए हमें कौन कौन सी, देखिए क्या क्या तोड़ना होगा। सबसे ऊपर तो उसके क्या है, कोशिका की कोशिका झिल्ली, क्या है, कोशिका झिल्ली। और यदि ये पादप कोशिका है या बैक्टीरिया कोशिका है तो इसमें एक परत मिलती है सेलुलोज की या फिर काइटिन की, किसकी, सेलुलोज या काइटिन की परत भी मिलती है। उसके बाद मिलती है केंद्रक झिल्ली, क्या मिलती है, केंद्रक झिल्ली। और इस केंद्रक के अंदर डीएनए होने के साथ साथ में क्या होता है, आरएनए भी होता है और कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। यानी इन सब को क्या करना पड़ेगा, डीएनए से पृथक करना पड़ेगा, तभी तो हमें डीएनए मिल पाएगा। तो सबसे पहले क्या तोड़ना पड़ेगा हमें, काइटिन की लेयर, सेलुलोज की लेयर, फिर उसके बाद में कोशिका झिल्ली को तोड़ना पड़ेगा, फिर केंद्रक झिल्ली को तोड़ना पड़ेगा, फिर केंद्रक झिल्ली में, केंद्रक के अंदर भी पहुंच के हमें डीएनए के साथ में जो आरएनए और केंद्रक जुड़े हुए, आरएनए और प्रोटीन जुड़े हुए हैं उनको भी अलग करना होगा। तो उसके लिए कुछ एंजाइमों की आवश्यकता होती है, उसके लिए विशिष्ट पदार्थों की आवश्यकता होती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, एंजाइम बोल देते हैं। तो उन एंजाइम्स को हम क्या बोल देते हैं, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमने क्या, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होंगे, और वह एंजाइम होते हैं कोशिका भित्ति यानी सेलुलोज की जो बनी होती है उसको तोड़ने के लिए तो सेलुलोज एंजाइम। यदि काइटिन की भित्ति भी है तो काइटिन की भित्ति को तोड़ने के लिए काइटिनेज एंजाइम, और सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम की आवश्यकता होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया केंद्रक में पहुंच गए, केंद्रक में डीएनए के अलावा आरएनए और प्रोटीन भी होगा डीएनए के साथ में। इनको डीएनए से अलग हटाने के लिए हम कौन से, आरएनए को हटाने के लिए तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रोटीन को डीएनए से अलग करने के लिए हम
प्रोटीएज एंजाइम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सब चीजों का हटा दिया तो अब हमारे पास में क्या बचा, डीएनए बचा। अब इस डीएनए को क्या कर लिया जाता है, प्रेसिपिटेट किया जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब बहुत सारी चीजें इससे हटा दी, लेकिन कुछ चीजें इसके मान लो चिपकी हुई रह गई, तो इसको बिल्कुल साफ करने के लिए एक तरीके से हम चिल्ड इथेनॉल इसमें डालते हैं। चिल्ड इथेनॉल डालकर अब क्या मिल जाता है, हमारे पास में डीएनए मिल जाता है। तो ये देखिए चित्र में आप देख पाएंगे, इस प्रकार से ये सारा प्रक्रम किया जाता है। आप देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल को तोड़ा जाता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को तोड़ा जाता है, अंदर प्रवेश किया, मिला डीएनए। अब डीएनए के आसपास जो भी कण है उनको हटाया जाता है और इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, डीएनए को आइसोलेट कर दिया। जो डीएनए हमें चाहिए, जिस डीएनए से हमें जीन चाहिए, उसको हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ये हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हुआ डीएनए के टुकड़े करना। अब डीएनए पूरा का पूरा हमने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन मान लो क्या है, वो डीएनए जिसको हमने क्या किया है, आइसोलेट किया है, उसमें जो हमको जो जीन चाहिए वो कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है। तो उसको इस जगह से क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा डीएनए को, तभी वो जीन हमें मिल पाएगा। तो तोड़ने के लिए भी कुछ विशिष्ट एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है और उन विशिष्ट एंजाइमों को क्या कह देते हैं, एंडोन्यूक्लियस। लेकिन यहाँ एंडोन्यूक्लियस भी एक विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, आणविक कैंची भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आणविक कैंची को, क्योंकि ये डीएनए को काटते हैं। अब ये डीएनए को काटते कहां से हैं, पहला प्रश्न उठता है कि डीएनए को काटेंगे कहां से। तो हमें कहां से कटवाना है, जहां पर वांछित जीन होता है। तो एक स्पेसिफिक साइट से जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को काटते हैं उन्हें क्या कह दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कह दिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कह दिया जाता है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस न केवल इस डीएनए, जो कि वांछित डीएनए हमें चाहिए, वांछित जीन हमें चाहिए, न केवल उस डीएनए को काटते हैं, अपितु इस जीन को, इस डीएनए के पार्ट को हटा के हम क्या करेंगे, वाहक में भी तो डालेंगे। इसका ट्रांसफर करना है तो हमें इसको वेक्टर में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर डीएनए भी क्या होता है, वेक्टर डीएनए क्या होता है, एक सर्कुलर प्रकार का डीएनए होता है, वृत्ताकार प्रकार का डीएनए होता है। अब यहां से हम एक टुकड़ा काट कर लाए, इस टुकड़े को हमें इसमें क्या करना है, फिट करना है, ठीक है। ये तो हमने वांछित जीन का टुकड़ा है, मान लो यहां से हम टुकड़ा काट के लाए, किसका, वांछित जीन का, किसका, वांछित जीन का एक टुकड़ा हम काट लाए, ये वाला, ये वांछित जीन का टुकड़ा हुआ, जिसमें ऐसे जीन स्थित हैं जिसके गुण हमें चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया वेक्टर, ये तो क्या हो गया, वेक्टर, और ये क्या हो गया, वांछित जीन वाले डीएनए का टुकड़ा। अब वांछित जीन वाले टुकड़ा तो हम कहां से लेके आए, यहां से इस डीएनए को काटकर, किसके माध्यम से काटा हमने, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से काटा। और कौन से एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से डीएनए को काटना है। इसी प्रकार हमें किसको काटना है, यहां से इस वेक्टर को भी काटना होगा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से। क्यों काटना होगा स्पेसिफिक सीक्वेंस से, क्योंकि स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटने पर ही ये वाला टुकड़ा यहां फिट हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो यहां से काट दिया, क्या कर लिया, ये काट दिया, और अब ये वाला जो आके है कहां फिट हो जाएगा, यहां पे आके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। क्या हो गया, ये फिट हो गया, ठीक है। तो वेक्टर के साथ में इस वांछित गुण वाले डीएनए को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, न केवल वेक्टर अपितु वांछित जो डीएनए है, वांछित जीन जिस पर स्थित है, उस डीएनए दोनों को काटना करता है। और दोनों को काटने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा ऐसा कार्य करने के कारण इन्हें आणविक कैंची के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब जिस स्थान से ये डीएनए को काटते हैं, कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसके लिए ये क्या करते हैं, डीएनए पे एक निश्चित साइट की पहचान करते हैं कि हाँ भाई इसको यहां से काटा जाना है। और वो साइट होती है प्लिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्लिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो वेक्टर और वांछित डीएनए दोनों को ही ये एक निश्चित पर्टिकुलर जगह से काटते हैं, और वो सीक्वेंस होती है पीएनएस, प्लिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी पीएनएस नाम की जो साइट है, उस साइट से ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर देते हैं, वेक्टर डीएनए को भी और दूसरे डीएनए को भी क्या कर देते हैं, वेक्टर डीएनए और वांछित जीन जिससे हमें प्राप्त करना उस डीएनए को काट देते हैं। और ये जो कटाव होता है, यानी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो ये काटने का कार्य करते हैं जिस सीक्वेंस से, वो जैसा मैंने आपको बता दिया कौन सी सीक्वेंस होती है, प्लिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। और उस सीक्वेंस पे भी ये क्या करते हैं,
काटते कैसे हैं, सुगर फॉस्फेट बंध को तोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था डीएनए में क्या होता है, ये तो क्या हो गया, सुगर, फिर फॉस्फेट, फिर सुगर, और इधर क्या जुड़े हुए होते हैं, बेस जुड़े हुए होते हैं। इधर सुगर, सुगर के साथ में एक तरफ तो बेस और एक तरफ क्या होता है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है। तो ये सुगर और बेस वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ते, ये कौन से बंध को तोड़ते हैं, सुगर और फॉस्फेट का जो बंध होता है, ये वाला जो बंध होता है उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। सुगर और फॉस्फेट के बंध को तोड़ते हुए ये डीएनए के क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। अब इस प्रकार से जो डीएनए हमें प्राप्त होता है टुकड़ा होके, ये देखिए इस प्रकार के टुकड़े डीएनए के, तो हम देखेंगे कि ये पहले क्या है, यहां तक क्या है, डबल स्ट्रैंड, लेकिन यहां क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड। तो इस प्रकार से एक सिरे निकल जाते हैं डीएनए के, क्या निकल जाते हैं, सिरे निकल जाते हैं। इन सिरों को क्या बोल देते हैं, स्टिकी एंड बोल देते हैं। तो दो प्रकार के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को यूं बीच में से, यानी इस स्ट्रैंड को भी यहां से काटा, इस श्रृंखला को भी, इसको भी यहां से काटा, तो जो दो हमें प्राप्त होंगे ये प्रकार के एंड क्या होंगे, ब्लंट एंड, क्या होंगे, ब्लंट एंड। जबकि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को इस प्रकार से काटते हैं कि यूं तिरछा काटते हैं, जिससे क्या इस प्रकार के सिरे प्राप्त होते हैं, हमें इस प्रकार के सिरे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के दो अलग अलग डीएनए प्राप्त हमें होते हैं। तो इस प्रकार स्टिकी एंड हमें प्राप्त होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब डीएनए को काटते हैं तो हमें किस प्रकार के एंड प्राप्त होते हैं, स्टिकी एंड प्राप्त होते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम की काफ़ी बार हमने बात की। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के उदाहरण या एग्जाम्पल हैं हिंड सेकंड, HIND, हिंड सेकंड। ये क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम है जो किससे प्राप्त किया जाता है, एस्चेरियाई कोलाई नाम के जो जीवाणु हैं उससे ये क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और किसके रूप में काम लिया जाता है, आणविक कैंची या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के रूप में इसको क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया था कि वांछित डीएनए की पहचान कर ली थी हमने। फिर उस वांछित डीएनए में से वो हिस्सा हमें, जो कि जीन हमें चाहिए था, उस हिस्से को हमने क्या कर लिया, टुकड़ा कर लिया। टुकड़े किस किस का कर लिया हमने, वेक्टर का भी कर लिया और किसका कर लिया, वांछित डीएनए का भी हमने क्या कर लिया, टुकड़ा कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जो टूटा हुआ डीएनए है उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो डीएनए हमें चाहिए उसकी पहचान करनी पड़ेगी। जैसे ये पूरा डीएनए था, इस डीएनए को हमने क्या कर लिया, हमें ये वाला हिस्सा है ये चाहिए था, हमने क्या कर लिया, डीएनए को इस प्रकार से काट दिया, यहाँ से काट दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से। अब हमें डीएनए के कितने टुकड़े प्राप्त हो गए, एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा टुकड़ा ये, चौथा टुकड़ा, इस प्रकार से कई टुकड़े प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, केवल वही टुकड़ा प्राप्त करना है जिसमें वांछित जीन हमारा था, जो जीन हमें चाहिए वो जीन ही हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस हमें अपनाना पड़ता है और उस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का सामान्य सा अर्थ क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, विद्युत धारा की दिशा में बहने देते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो किसके पास चला जाता है, एनोड के कैथोड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास चला जाता है, एनोड के पास में चला जाता है। यानी विद्युत धारा के प्रभाव में डीएनए को क्या किया जाता है, गति करवाई जाती है। अब चूंकि आपको मालूम है कि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। डीएनए के जो टुकड़े होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ गति करेंगे। और इनकी गति किस पर निर्भर करेगी, डीएनए की साइज पर। जो टुकड़ा बड़ा होगा वो गति धीरे करेगा, जो टुकड़ा छोटा होगा वो गति क्या करेगा, तेज करेगा। और ये गति एक स्पेसिफिक जेल में करवाई जाती है जिसे एग्रोस जेल बोला जाता है। इसी कारण इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस प्रक्रिया में डीएनए के अणु किसकी तरफ भागते हैं, चूंकि ऋणावेशित होते हैं तो एनोड की तरफ गति करते हैं, एनोड की तरफ भागते हैं। और एनोड की तरफ इनकी जो ये गति होती है वो इनके साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी बड़ा डीएनए का टुकड़ा धीरे चलेगा, कम दूरी तय करेगा, छोटा डीएनए का टुकड़ा अधिक दूरी कर लेगा। तो इस प्रकार सारे डीएनए के टुकड़े जो कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में लगा रहे हैं वो अलग अलग दूरी तय करके क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, किसमें, इस एग्रोस जेल में। अब सारे के सारे टुकड़े क्या हो गए, अब अलग अलग हो गए, कोई एक दूरी पर, कोई एक दूरी पर, कोई एक दूरी पर, ठीक है। तो क्या किया गया, क्या हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, और एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के तहत हमने क्या किया,
डीएनए के जितने भी टुकड़े हमारे पास में थे, ये मान लो 5 टुकड़े हमारे पास में थे, इसको हमने क्या किया, एक एग्रो जेल नाम का एक जेल होता है उसमें डाल दिया। अब इस जेल में क्या करेंगे, ये विद्युत धारा के प्रभाव में गति करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा में प्रभाव में गति करके क्या हुआ, अभी तक तो ये एक साथ क्या थे, एक साथ एक जगह थे, अब क्या हुए, इनकी आकृति अलग अलग होगी, साइज अलग अलग होगा, तो उसी के हिसाब से एक डीएनए यहां रुक गया। ठीक है, इससे ये सबसे बड़ा डीएनए यहां रुक गया, उससे छोटा यहां रुक गया, उससे छोटा यहां, इससे छोटा यहां, उससे छोटा यहां, सबसे छोटा क्या करेगा, सबसे ज्यादा गति। तो अब देखिए अलग अलग जगह पर डीएनए क्या हो गए, सेपरेट रूप में हमको मिल गए। तो अब हम पहचान सकते हैं आसानी से कि डीएनए का वो कौन सा टुकड़ा था जिसमें वांछित जीन थे, उसको अब क्या कर लिया जाता है, इस एग्रो जेल से अलग कर लिया जाता है। ये है एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अलग अलग टुकड़ों ने अलग अलग गति की। अब उन टुकड़ों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की फ्लोरोसेंट लाइट का प्रयोग किया जाता है, एक विशेष प्रकार की प्रतिदीप्त लाइट का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें एक डाई डाली जाती है डीएनए के टुकड़े ताकि स्पष्ट रूप से उस जेल में उभर सके। उसके लिए एक इथीडियम ब्रोमाइड नाम की डाई डाली जाती है, और इस डाई को डालने के बाद में एक चैम्बर जो जिसमें से क्या निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। उन अल्ट्रावायलेट रेज के अंतर्गत क्या देखा जाता है, इनको देखा जाता है डीएनए को, जिससे हमें स्पेसिफिक डीएनए जो हमें प्राप्त करना है उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको वहां से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। अब जो डीएनए का टुकड़ा हमें चाहिए वो हमें मिल गया तो अब क्या करना है, उसको दूसरी सेल में ट्रांसफर करने के लिए, जहां की इस जीन को क्या करना है, काम करना है, वहां ले जाने के लिए एक अन्य चीज आवश्यक होती है, वो होती है वेक्टर। क्या होती है, वेक्टर। तो अब हमें इसको कहां डालना होगा, वेक्टर में डालना होगा। टुकड़े को हमने पहचान लिया, अब इस टुकड़े को हमें क्या डालना होगा, वेक्टर में डालना होगा। और वेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वेक्टर वाहक होता है जो वांछित डीएनए को एक जगह से, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हस्तांतरित करने का कार्य करता है। और ये क्या होता है, एक वृत्ताकार प्रकार का डीएनए होता है। तो इस प्रकार का सर्कुलर डीएनए वेक्टर होता है, इस प्रकार का सर्कुलर डीएनए वेक्टर होता है। और ये वेक्टर जो होता है, अब इसको क्या करना होगा, यदि इसमें वांछित डीएनए जोड़ना है तो इसको कहीं ना कहीं से क्या करना होगा, निश्चित स्थानों से क्या होगा, उसको काटना होगा, और निश्चित स्थानों से काटकर उसमें वांछित जीन वाला जो डीएनए है उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, देखिए ये पूरा वेक्टर है। अब इस पूरे वेक्टर में हम देखेंगे कि एक जगह कोई ना कोई ऐसी होगी जहां से हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। जैसे ये ब्लू कलर वाला हमने यहां से इसको क्या कर दिया, काट दिया, और इस ब्लू की जगह हमने क्या, जो हमारा वांछित डीएनए है उसको क्या कर दिया, हमने लाके चिपका दिया। और ये जो कार्य किया जाता है चिपकाने का, वो किसके द्वारा किया जाता है, काटने का काम तो किसके द्वारा किया गया, हमने देखा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा। और फिर वेक्टर और वांछित डीएनए को चिपकाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अब हमने देखा कि वेक्टर के रूप में एक सर्कुलर डीएनए को हम क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। सर्कुलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए जिसका नाम दिया गया वेक्टर, उसको हम प्रयोग करते हैं। अब इस वेक्टर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी हमें देखनी पड़ेंगी कि किस प्रकार के डीएनए को हम वेक्टर के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो वेक्टर में सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइट होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है, जैसे ये वाली साइट, ये वो साइट होती है, ORI साइट इसको बोल देते हैं। ये वो साइट होती है जहां पर आकर वांछित गुण वाला डीएनए जुड़ सके। तो पहली साइट तो कौन सी होनी चाहिए इसमें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो स्थान जहां पर आके, यानी इस पूरे वेक्टर डीएनए को वेक्टर डीएनए कब माना जाएगा, जब इसमें एक साइट हो, कौन सी, ORI साइट, जहां पर आके वांछित डीएनए जिसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, वो आके क्या कर सके, जुड़ सके। दूसरा इसमें होगा सेलेक्टेबल मार्कर भी होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर का कार्य क्या होता है, ये जो वांछित डीएनए क्या यहाँ आके जुड़ा है उसकी तो वृद्धि को ये प्रेरित करें, और बाकी चीजों की वृद्धि को क्या करें, ये प्रेरित नहीं करें अपितु रोकें। इस प्रकार की सीक्वेंस जिस चीज के लिए उत्तरदायी होती है उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, ये वांछित डीएनए की वृद्धि को तो प्रेरित करते हैं, जबकि अवांछित जो डीएनए होता है जिसका हमें उपयोग नहीं लेना, उसकी वृद्धि को प्रेरित नहीं करते, उसकी वृद्धि को रोक देते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, एक क्लोनिंग साइट भी होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट, क्योंकि वेक्टर डीएनए को क्या करना पड़ेगा, हमें काटना पड़ेगा,
किसके लिए? वांछित डीएनए वाले भाग को इसमें फिट करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम कर सके वो साइट भी होनी चाहिए, यानी कि क्लोनिंग साइट भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ विशेषताएं क्या होनी चाहिए? वेक्टर डीएनए में होनी चाहिए, तब ही क्या कर सकता है? वेक्टर डीएनए वांछित डीएनए को अपने अंदर समा सकता है या जोड़ सकता है। ये बात करी हमने वेक्टर डीएनए के बारे में। अब वेक्टर डीएनए के कुछ उदाहरण हमको देखने होंगे कि वेक्टर डीएनए के रूप में हमें कौन कौन से डीएनए को हम वेक्टर डीएनए या वाहक डीएनए के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। उसकी यदि हम बात करें तो ऐसा पहला एग्जाम्पल है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्चुअल में क्या होता है? जीवाणु का डीएनए होता है। क्या होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अब देखिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, हम देखते हैं सेल में क्या होता है? केंद्रक, और केंद्रक में क्या होता है? डीएनए और आरएनए। इसके अलावा सेल में केंद्रक के बाहर यदि किसी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कह देते हैं। और जो जीवाणु होता है उसमें केंद्रक नाम की कोई संरचना होती ही नहीं है, इसलिए जीवाणु के जो ये प्लाज्मिड है जिसको हम वेक्टर के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं वो क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। किसका? जीवाणु का, जिसको हम PBR322 और PVC19 के नाम से जानते हैं। तो आपको वेक्टर के नाम ध्यान रखने हैं कि किन किन को वेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला PBR322, PVC19 जो कि क्या होते हैं? प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड मतलब जीवाणु का डीएनए। उसके अलावा कॉस्मिड को भी हम किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं? वेक्टर डीएनए के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज, कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे लैम्ब्डाफेज और M13 नाम के जीवाणु भोजी। तो इनके डीएनए को भी किसके रूप में प्रयोग किया जा सकता है? वेक्टर डीएनए के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को भी किसके रूप में प्रयोग किया जा सकता है? वेक्टर डीएनए के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा रेट्रोवायरस, TI प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्यूफेसिंस जीवाणु का जो प्लाज्मिड है उसको भी हम वेक्टर के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये थे वेक्टर्स के कुछ उदाहरण जिनका प्रयोग करते हुए हम एक सेल से दूसरी सेल में डीएनए को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बात हुई किसकी? वेक्टर की। अब वेक्टर में जुड़कर क्या आ गया? डीएनए आ गया। वेक्टर में जुड़कर डीएनए आ तो गया। अब वेक्टर तो क्या करना है? केवल इस वांछित डीएनए वाले भाग को क्या कर रहा है? जो हमने डार्क कर दिया उस भाग को क्या करेगा? केवल ये तो इस वाले भाग को क्या करेगा? केवल ट्रांसफर करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कहाँ करना है? दूसरी सेल में ले जाके क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो दूसरी सेल में ट्रांसफर करना, और वो सेल कौन सी होगी? वो सेल होगी होस्ट सेल, जिसमें इसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। इस वेक्टर द्वारा डीएनए द्वारा क्या करना है? इस वाले पार्ट को इस सेल में क्या करना है? ट्रांसफर करना है। जिस सेल में ट्रांसफर किया जाना है वो सेल का नाम क्या हो गया? होस्ट सेल हो गया। और इस होस्ट सेल में इसको ट्रांसफर क्यों किया जाना है? क्योंकि इस होस्ट सेल में जाके ही ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप को एक्सप्रेस करके वांछित गुणों का प्रदर्शन कर पाएगा। वेक्टर डीएनए से जुड़ के बाहर पड़े पड़े ये जीन अपना एक्सप्रेस करके उस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित नहीं करेंगे जिनके लिए इनको लाया गया है। उसके लिए इनको होस्ट सेल में डालना होगा। तो होस्ट सेल में डालने के लिए, होस्ट सेल में क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये जो वेक्टर डीएनए और वांछित डीएनए को मिलकर क्या बना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हमें क्या करनी है? कॉपीज प्राप्त करनी है बहुत सारी। तो बहुत सारी कॉपीज प्राप्त करने के लिए इसको कहाँ डालना होगा? होस्ट सेल में प्रवेश कराना होगा। और होस्ट सेल में प्रवेश कराने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, और होस्ट सेल में इसका प्रवेश कराने के लिए जो तरीके हैं उसमें से पहला तरीका है, होस्ट जो सेल होती है उस पर हम क्या करते हैं? कैल्शियम की क्रिया करते हैं। तो होस्ट सेल जब कैल्शियम की क्रिया जब होस्ट सेल पे कर दी जाएगी तो उससे क्या होगा? होस्ट सेल की जो झिल्ली है, यानी ये वाली झिल्ली, इसमें क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे क्या हो जाएंगे? छेद उत्पन्न हो जाएंगे, छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे। और इन छिद्रों के माध्यम से ये वांछित डीएनए सेल में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। तो ये तो हो गया होस्ट सेल की कैल्शियम से क्रिया कराना। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है हीट सोक। हीट सोक के अंतर्गत क्या किया जाता है? क्रमागत रूप से बहुत अधिक टेम्परेचर और बहुत कम टेम्परेचर किसको दिया जाता है? होस्ट सेल को दिया जाता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और होस्ट सेल को मिक्स कर दिया। पहले बर्फ में रखा, फिर बहुत ज्यादा गर्म वातावरण में रख दिया। गर्म, फिर बर्फ, फिर गर्म, फिर बर्फ। इस प्रक्रिया को जब दोहराते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में प्रवेश कर जाता है। दूसरा तरीका हो गया ये। तीसरा तरीका होता है माइक्रो इंजेक्शन। इसके तहत क्या किया जाता है? इंजेक्शन के द्वारा
ये जो सेल है, ये जो वांछित डीएनए है, वो इंजेक्शन, माइक्रो, बहुत छोटे प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, उसके माध्यम से इसमें इसको क्या करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है। पांचवा जो तरीका है रिकम्बिनेंट डीएनए को किसमें, होस्ट सेल में प्रवेश कराने का, वो है जीन गन मेथड, या इसे कहा जाता है बायोलिस्टिक मेथड। बायोलिस्टिक मेथड में क्या किया जाता है, जीन गन के द्वारा क्या किया जाता है, सोने और टंगस्टन के पतले कणों का प्रहार कराया जाता है, ठीक है। और इस पतले कणों के प्रहार के साथ ही क्या करा जाता है, जीन गन के माध्यम से हमने होस्ट सेल में क्या किया, प्रहार किया, किसका, सोने और टंगस्टन के बहुत पतले कणों का, और इन कणों के साथ में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है कौन, रिकम्बिनेंट डीएनए भी किसमें प्रवेश कर जाता है, होस्ट सेल में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा पांचवा तरीका है पैथोजन के माध्यम से, यानी कोई रोगाणु लिया, उस रोगाणु से क्या कर दिया हमने, होस्ट सेल को इस रोगाणु से क्या किया, संक्रमित करवाया, और इस संक्रमण के साथ ही, रोगाणु के साथ ही क्या हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए भी क्या हो जाता है, होस्ट सेल में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। यानी जो डीएनए हमें चाहिए था उसको हम तोड़ लाए, और तोड़कर हमने किस में प्रवेश करा दिया, होस्ट सेल में प्रवेश करा दिया, जहां पर जाकर इसको अपना काम करना है, क्या करना है, काम करना है। और काम कौन सा करना है, क्लोनिंग का काम करना है, क्या करना है, क्लोनिंग का काम करना है। अब क्या हो गया, वेक्टर के माध्यम से डीएनए कहां कर गया, होस्ट सेल में प्रवेश कर गया। अब होस्ट सेल में प्रवेश करने के बाद में ये जो डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको हमने प्रवेश किया रहा है, इसको क्या करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करके बहुत सारी कॉपीज बनानी होती हैं। तो उसके लिए क्या, रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन होता है, किसका, डीएनए का। जो डीएनए हमने प्रवेशित कराया है कहां पे, होस्ट सेल में। देखिए ये क्या था, वाहक था, वाहक के माध्यम से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेके आते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट सेल में क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। अब होस्ट सेल में जाके ये बहुत सारी क्या बनाएंगी, अलग अलग कॉपी अपनी बनाएंगी, और इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, वांछित डीएनए की बहुत सारी कॉपीज जब बनाई जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। ये हो गई क्लोनिंग, और इससे बन गई बहुत सारी कॉपीज, और इन कॉपीज को क्या बोल दिया जाता है, क्लोन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, क्लोन बोल दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, क्लोनिंग हमने देख ली। उसके बाद में अब जो कॉपीज हमें मिल गई, अब उन कॉपीज का से हमें क्या प्राप्त करना है, कल्चर मीडियम में उन्हें रख के वांछित उत्पाद हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। हमने देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, होस्ट सेल में इसको हमने क्या करा दिया था, प्रवेश करा दिया था। अब आवश्यक है कि इसकी क्लोनिंग हो, तो क्लोनिंग हो गई थी। अब क्लोनिंग होने के दौरान ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे क्या होते हैं, हमने देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम क्यों लेके आए थे, क्योंकि इस पे कुछ ऐसे जीन्स थे जो एक पर्टिकुलर उत्पाद को बना रहे थे। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, उस उत्पाद को प्राप्त करना। तो उस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए इस पर्टिकुलर जीन को अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और एक्सप्रेस करने के लिए इसे एक पर्टिकुलर मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या कहलाता है, कल्चर मीडियम। तो एक पर्टिकुलर मीडियम, एक विशिष्ट माध्यम, एक विशिष्ट पोषण माध्यम दिया जाता है किसको, होस्ट सेल्स को, ताकि होस्ट सेल के अंतर्गत ये जो डीएनए बने हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उन पर स्थित जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके वांछित प्रोडक्ट में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। और ये कल्चर मीडियम कहाँ दिया जाता है, होस्ट सेल को एक बायोरिएक्टर में दिया जाता है। इस बायोरिएक्टर में एक निश्चित पीएच होती है, निश्चित ताप होता है, निश्चित दाब होता है, और कुछ पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में ये जीन अपने आप को क्या करके एक्सप्रेस करके क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डी जो जीन है वो खुद को एक्सप्रेस करके क्या बना देता है, अंत में वांछित उत्पाद बना देता है। और ये वांछित उत्पाद की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस वांछित उत्पाद को बड़ी मात्रा में, ठीक है, भारी मात्रा में या बल्क मात्रा में प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग कहते हैं। हमने देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने होस्ट सेल में डाला था, वहां पे कॉपीज बनी थी, और उन होस्ट सेल के अंतर्गत ही हमें क्या प्राप्त हो रहा था, उत्पाद प्राप्त हो रहा था। अब उस उत्पाद को काम में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा उन होस्ट सेल से, किसको, हमारे उत्पाद को। जब उत्पाद को होस्ट सेल से बाहर निकाला जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, डाउन स्ट्रीमिंग कह देते हैं। उसके लिए इस उत्पाद के साथ में दूसरी जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है वो होता है सेपरेशन, कंसंट्रेशन, प्यूरिफिकेशन, फॉर्मुलेशन। इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल डाउन स्ट्रीमिंग को हमें ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीमिंग क्या है, कमर्शियल उत्पादन प्राप्त करने के लिए होस्ट सेल में जो प्रोडक्ट बना है उससे अन्य पदार्थों को अलग करना क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीमिंग कहलाता है।
इसी प्रकार का कार्य संकरण के अंतर्गत भी किया जाता है। संकरण में हम देखते हैं कि संकर किस्म की वैरायटी बनाई जाती है। जैसे आपने देखा है कि संकर किस्म के कुछ फल हमें देखने को मिलते हैं, उसके अंतर वो भी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, क्योंकि दो प्रकार के वांछित गुणों वाले डीएनए को मिलाकर संकर गुण प्राप्त किए जाते हैं। तो ये थी सारी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कोई वांछित उत्पाद क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। एक सरल से उदाहरण को वापस से इस पूरी प्रक्रिया को हम दोहराने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें क्या बनाना है, मान लो इंसुलिन नाम का क्या बनाना है, एक ऐसा उत्पाद है इंसुलिन, इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। अब इंसुलिन जो बनता है वो एक निश्चित डीएनए में एक निश्चित जीन होता है, कोई ना कोई, उस जीन, वो जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो क्या बनता है, मानव की जो अग्नाशय की कोशिकाएं हैं उसमें इंसुलिन बनता है। अब कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें ये इंसुलिन नहीं बनता है, तो उसके लिए ये बाहर से इस इंसुलिन को क्या देना पड़ता है, मानवों को देना पड़ता है। उसके लिए क्या किया जाता है, इस इंसुलिन का रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रोडक्शन किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, डीएनए के जीन की डीएनए में उस हिस्से की पहचान की जाती है जिस पर ऐसे जीन स्थित होते हैं जो कि इंसुलिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उस टुकड़े को काट लाएंगे, काट लाने के बाद उसको वेक्टर में डालेंगे, वेक्टर से फिर उसको होस्ट सेल में ले जाएंगे, होस्ट सेल में फिर उसका क्या करा जाएगा, कल्चर किया जाएगा, कल्चर के बाद डाउन स्ट्रीमिंग करी जाएगी और फिर हमें क्या प्राप्त होगा, इंसुलिन। और उस इंसुलिन को हम इंजेक्शन लगा के या टैबलेट के माध्यम से क्या कर देते हैं, दे देते हैं जिन डायबिटीज के जो रोगी होती है उनको। तो ये प्रकार की प्रक्रिया भी एक प्रकार की क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस प्रकार से कौन कौन से प्रोडक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं, जैसे वैक्सीन, जैसे हमने अभी देखा इंसुलिन, इन सभी के बारे में चर्चा जो हम करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।